स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 2024 के चुनाव के मद्देनज़र एक विश्लेषण करने की हम लोग कोशिश करें कि इस समय स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन मैं अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सारे एनालिस्ट जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग न्यूज़ रूम में ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि इस समय जब भी हम ऐसे शो प्लान करते हैं, सबको दिखाइए उन लोग, सब इन्हीं के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जब प्लान करते हैं शो तो लोग कहते हैं कि यार इतनी चिंता तो इंडिया गठबंधन वालों को नहीं जितनी चिंता आवाज़ अड्डा में होती है रोज़, कि आप इसी पे शो करते रहते हो। और कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं कि आप उनकी खिंचाई करने के लिए करते हो। मैंने कहा भाई अब बताओ, जिधर मुद्दा होगा उधर ही हम चर्चा करेंगे। आप इसको मेरी चिंता माने या जेन्युइन क्वेश्चंस में पूछ रहा हूँ। एनडीए की तरफ कोई विवाद होगा तो मैंने 2 दिन किया। इंडिया गठबंधन में इतने इश्यूज़ हैं, इतनी बार हम लोग ये बात कर रहे हैं, जैसा कि भी बत्रा जी ने कहा कि उनके एडवाइज़र कौन है जो उनको ये एडवाइस देते हैं कि आप दीवार पे लिखी हुई चीज़ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अकुश सर, क्या 24 के लिए बिल्कुल कोई चैलेंजर बचा ही नहीं क्या है? उत्तर प्रदेश में तो देखिए क्या माहौल चल रहा है। देखिए साहब, चैलेंज के अलावा जो सबसे बड़ी बात जो शुरू हुई थी 90 के दशक से बदलाव की, तो तय है कि उदारवाद के क्रम में जब चीजें आगे बढ़ी हैं तो उसमें अहम अपना सामूहिक हित छोड़ना ये सब किनारे होता गया। और राजनीति भी एक व्यक्तिगत रूप से भी आज जो है देश में अगर आंदोलन नहीं होते तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं मध्यम मध्यम वर्ग में हूं तो आप उच्च मध्यम वर्ग में उच्च वर्ग में पहुंच जाऊं या उच्च मध्यम वर्ग में पहुंच जाऊं। गरीब आदमी चाहता है कि वो उसका एस्पिरेंट क्लास में बिल्कुल आ जाए, एस्पिरेंट वाला चाहता है लोअर मिडिल क्लास में आ जाए। राजनीतिक लोगों ने ये नहीं समझा बहुत, और खास तौर से अदर देन भाजपा सब किसी ने नहीं समझा और बहुत समझने की कोशिश भी नहीं की। वो एक एक खांचे में काम करते रहे, जाति के खांचे में काम करते रहे। वो तमाम तमाम बड़ी बड़ी बातें, धर्मनिरपेक्षता, न्याय यात्रा, सबको न्याय दिलाना, ये सब बात करते रहे। 14 के बाद तो इसमें और बदलाव हो गया और अब सिर्फ ये हुआ कि सत्ता कैसे पकड़ी जाए, कैसे रखी जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, वो ध्यान में रख करके काम किया गया और उसी की सफलता विफलता के नतीजे हम सब देख रहे हैं। जिसने ध्यान रखा वो आगे बढ़ रहा है, जिसने ध्यान नहीं रखा वो पीछे हो गया। अभी भी राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि स्टोव में कोयला नहीं लगता है, अब पहले लगता रहा होगा, तो वो कोयला अब जो है धीरे धीरे खाने खत्म हो रही है। अब वो सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है, तो सोलर एनर्जी पे जब आप काम करेंगे, लोगों को बांटेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी बांटे, चाहे वो अभी जो वायदा प्रधानमंत्री ने किया वो बांटे, जिससे डायरेक्ट फायदा होगा वही वोट बैंक पे रहेगा। आप 20 करोड़ आपके पास वोट भले ही हो, लेकिन जीत हार का जब अंतर होता है ना, तो अगर लोकसभा में होगा तो 30-40 हजार से लेके 2-4-5-6 लाख जो भी होता होगा वो होगा। अब वो अंतर बढ़ाने वाला खेल होगा, तो उसको 20 करोड़ भी बेकार आपके जाएंगे। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि मेरे पास 20 करोड़ वोटरों का साम्राज्य है। जीत हार हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा पोलिंग का सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट का, उसके हिसाब से होगी। तो आप एक वोट से भी जीतोगे, सीट तो कम ही हो जाएगी ना आपकी, तो धीरे धीरे आपका प्रभाव कम हो जाएगा, जनता आपको पहचानना बंद कर देगी। ये समझने की कोशिश, रणनीति में आप सिर्फ परसेप्शन, आप अपना परसेप्शन, कोई भी परसेप्शन एवर लास्टिंग नहीं होता है। हो सकता है जब राहुल गांधी ने पहली यात्रा की थी तो अच्छा लगा, लेकिन वो अब धुल चुका है, दूसरी यात्रा का हो नहीं चुका, क्योंकि उससे बड़ा जो खेल देश में चल रहा है भगवान राम का, वो उससे बहुत बड़ी, और ये समझना चाहिए कि कितना बड़ा खेल होने जा रहा है। आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते। राजनीति में एक एक कदम बहुत सोच समझ के, इसीलिए क्या है, अभी भी उत्तर प्रदेश में कहने को 62 सीटें हैं, दुनिया के सर्वे बता रहे हैं कि 70 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएंगी। लेकिन आए या नहीं आए, उनका मेहनत, उनके काम करने के स्टाइल में कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि ढिलावा किया जा रहा है। एक एक जगह पर लोकसभा में 8-8 आदमी बड़े नेता लगाए जा रहे हैं, कहां से किए जाएंगे, कैसे किया जाना है, वो सब पूरा तय कर रहे हैं। तो हमें उनको, जैसे वो सोच रहे हैं पब्लिक के लिए, क्या और पार्टियां सोच रही हैं, वो शायद उतना नहीं सोचा है। लेकिन उसके उलट भी अगर आप सोच, एक मिनट, अंतिम बात, उसके उलट ये भी है कि हम ऐसे तथाकथित लोग जो बहुत बार ज्यादा सोचते हैं, वो नेता, हम हमारे पिताजी हैं इस मामले में, जितने नेता हैं वो हमसे ज्यादा सोच के चलते हैं कई बार। तो इसीलिए कई बार जब समीकरण होते हैं तो वो बिगड़ भी जाते हैं।
मेरा मानना ये है कि ये लोग अभी कम से कम कांग्रेस के लोग पुरानी ही शैली में रहने की में आदी हो गए, उससे निकल नहीं पा रहे हैं उस कूपमंडूकता वाली स्थिति में। जी। यही एक संकट उनके सामने सबसे बड़ा है। अभय दुबे जी भी यही बात कह रहे थे कि वो पुराने ढर्रे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है अभी भी, जो है अब वो 1 करोड़ सूर्योदय योजना के तहत वो सोलर पावर की बात कर रहे हैं, यहाँ अभी कोयले पे लटके हुए हैं। सज्जन जी, आपने कहा था कि डिग्री का फर्क रह गया, इसका क्या मतलब है? नहीं, डिग्री का मतलब है कि बॉटम लाइन ये है कि एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सवाल विधानसभा चुनाव जो अभी हुए हैं 5 राज्यों में, तब तक एक वैलिड सवाल था कि हो सकता है उससे कुछ नैरेटिव बदले। दूसरी बात, उसका एक कारण ये भी है, चूंकि यहाँ पे राजनीति के शैली के बदल जाने की बात है और कांग्रेस छूट रही है, उसमें एक देखिए 2 चीजों में बहुत बदलाव हुआ है सामाजिक तौर पे, और आप फील्ड में जाए तो देखेंगे, और उसका संज्ञान जो है कुछ पार्टियां ले रही हैं, कुछ नहीं ले रही हैं। पहली चीज तो ये है कि एक नई पीढ़ी आई है जो मंडल के पृष्ठभूमि से आए या अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के पृष्ठभूमि से आए, जो 90 वगैरह की पॉलिटिक्स के एक्सपीरियंस को नहीं शेयर करती है। मतलब उन्होंने उसके बारे में सुना है, थोड़े बहुत प्रभावित है, बट वो एक नई पीढ़ी की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, नई जनरेशन। उनका पिछले 10 साल में जब से वो राजनीति की थोड़ी बहुत उन्होंने देखा है, उसमें बीजेपी की हेजेमनी है, मोदी की हेजेमनी और हिंदुत्व की है। तो एक तो उसमें राम मंदिर का प्रभाव एक दूसरे तरीके से है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव या अंबेडकर या काशीराम वाला फेज नहीं देखा है। दूसरा, और देखिए कि जब भी आप पुराने ढर्रे से जब करते हैं कि भाई कास्ट सेंसस करवा दो, ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर दो, उस तरीके की दलित स्मिता की बात कर दो, अभी जमीन पे आप कहीं भी चले जाएं, आप देखेंगे कि कास्ट प्राइड जो है वो केवल अपर कास्ट और डोमिनेंट इंटरमीडिएट कास्ट का नहीं है। चंद्रशेखर आजाद अपने गांव के बोर्ड पे लिखवाते हैं, वेलकम टू द लैंड ऑफ ग्रेट चमार। पंजाब में जो पॉप सिंगर गिनी माही है वो डेंजर चमार गा रही है, वेलकम टू द रॉयल जाटव्स की। राजस्थान मध्य प्रदेश में बोर्ड्स दिख रहे हैं, आप देखिए, ऊपर आसमान नीचे पासवान, ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह केवट, तो तमाम इस तरह के कास्ट प्राइड की बात है। तो अब वो ह्यूमिलिएशन और स्टिग्मा वाला डिस्कोर्स नहीं रहा। अब दिक्कत ये है कि अभय सर की बात को मैं थोड़ा सा और उसी में एक जोड़ना चाह रहा हूं कि 90 की दशक की बात जो इन्होंने की कि राजनीति की धुरी ही बदल गई और बहुत सारी पार्टियां जो है वो अप्रासंगिक होने लगी कि भाई उनके पास ना तो भाषा थी और ना तो उनके पास कोई स्ट्रेटेजी था कि चेंज को पकड़े। दिक्कत यह है कि वो जो क्राइसिस 90 में वामपंथियों को लगा या बहुत सारे समाजवादी पार्टियों को लगा, आज के डेट में वो जो सेक्शन था ना लेफ्ट का, वो कांग्रेस में आ गया है। तो 90 वाली क्राइसिस कोई कांग्रेस को नए सिरे से नहीं लग रही है। वो जो लोग थे जो अपने प्लेटफॉर्म से अलग हो गए कमजोर होने के कारण, अब देखिए वामपंथी पृष्ठभूमि से जितने नेता जा रहे हैं, कोई CWC का मेंबर बन जा रहा है, कोई राहुल जी के करीबी जितने वामपंथी लोग जो आए हैं, पैराशूटिंग हुई है, सारे के सारे प्रोमिनेंट पोस्ट पे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो। और जो पुराने NSY के थे या पुराने यूथ कांग्रेस के पृष्ठभूमि के लोग हो, वो छोड़ के जा रहे हैं या एक महीने की वेटिंग है राहुल गांधी से ऑडियंस की। तो धुरी जरूर बदल गई है, नैरेटिव का आधार बदल गया, उसका एक सामाजिक कारण है। कांग्रेस के साथ दिक्कत है, जो वामपंथ जिस क्राइसिस से जूझा वो सारी की सारी टोली को कांग्रेस ने ओढ़ लिया है। और जो एडवाइजर की बात है वही है, और कौन एडवाइजर है? जयराम रमेश जी वगैरह, इनकी सोच की धुरी किस तरफ है? वो क्लियरली है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। और दिक्कत तो ये है कि भाई बीजेपी से नाराज हो तो ऑलरेडी पब्लिक को आपने कोसना शुरू कर दिया है, दबी जुबान में खुल के भी करने लगे हैं, उसमें एक इनको मिलता भी है जी। सारी की सारी एक नई जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। जी सज्जन जी, बत्रा जी आपसे सवाल है मेरा। देखिए 2-3 चीज़ें मुझे ऑब्जर्वेशन के तौर पे लगती हैं ऐसे। मैं हमेशा ये कहता था, अपने चर्चाओं में मैंने जितने आवाज़ उठाई कि सब में कहा था कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। तब बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते थे कि नहीं अब वो इशू ख़त्म हो गया, राम मंदिर बन रहा है, बन जाएगा, ख़त्म वो इशू। वो राम मंदिर सिर्फ एक ओल्ड स्कूल का आइडिया नहीं था, ये इतना बड़ा आइडिया था कि जिससे यंग जनरेशन, Gen X, GY जो भी आप बोलते हैं, उसने अपने आप को कनेक्ट किया, क्योंकि जिस लहजे में आप देखते हैं वो थॉट प्रोसेस ही गलत था। ये डिफरेंट नैरेटिव्स के तहत लोगों को जोड़ा। दूसरा, जो भी पार्टीज़ आज की तारीख में है उनके पास अपना एक आइडिया होना चाहिए जिस पे उनका कन्विक्शन हो, और एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए जो बहुत कड़े फैसले लेने में सक्षम हो। ये वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से सारी समस्या खड़ी हो रही है। वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, थॉट प्रोसेस पे कोई दिक्कत दिखती है मुझे, जिसकी वजह से वो एकजुट भी नहीं हो पा रहे हैं। बत्रा जी। नीरज जी, इसके पहले मैं एक सवाल का आपके पुराने जवाब दूंगा जी, क्या छोटे में, सबसे संक्षेप में, चैलेंज है या नहीं? देखिए, चैलेंज
हमें नहीं पता, हमारा आकलन क्या है वो अलग बात है। मैं बीजेपी की स्तर से ये देखता हूं, अगर एक तरफा भी है, वो आज की तारीख में भी इतने सक्रिय, आपने शुरू में कहा ईडी को देखिए कितना सक्रिय हो गई झारखंड बिहार में। आज चंडीगढ़ में जो हुआ, जो मुझे लगता है बहुत विवादास्पद था, कि इंडिया अलायंस को वो छोटी सी विक्ट्री भी नहीं देना चाहते। तो एक तो ये है कि चैलेंज अगर नहीं भी है तो बीजेपी कोई चांस नहीं ले रही है 2004 का रिपीट ना हो जाए। एक बात तो ये, आपने कहा कि आइडियाज नहीं है और एग्जीक्यूशन नहीं है, इस बात से तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये मानता हूं राम मंदिर एक नैरेटिव है अमंगस्ट अ लॉट ऑफ नैरेटिव्स, और राम मंदिर एक बड़ा नैरेटिव है क्योंकि वो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब मोदी जी अयोध्या जा रहे थे, वो रास्ते में एक व्यक्ति के घर रुकते हैं, वहां चाय पीते हैं, अगर आपको याद हो तो। आपको याद है कि उसका हेडलाइन क्या था? कि निषाद जाति या मल्लाह जाति के व्यक्ति के घर जाकर उन्होंने चाय पी, और ये व्यक्ति लाभार्थी भी है और वो अयोध्या जा रहे हैं आगे। एक सेंटेंस में आपका हिंदुत्व, आपका बेनिफिशियरी और आपकी कास्ट इक्वेशन, तीनों चीजें आपने साध ली। तो बेसिकली इट इज वन बिग नैरेटिव विद अ लॉट ऑफ मीडियम लेवल नैरेटिव्स, और ये मिसिंग है ऑपोजिशन में जी। और प्लस वो नैरेटिव्स को फ्रेम करने की लैंग्वेज भी अपडेटेड है एकदम आज की तारीख की। देखिए ऑपोजिशन में या तो आइडिया था नहीं, फिर जब आइडिया आया कि मान लीजिए कास्ट सेंसस या इवन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फ्रेम करने का जो तरीका है, क्या वो अपील कर रहा है आज की जनरेशन को? जैसा कि सज्जन भाई ने अभी बताया कि आपको तो उसको अडेप्ट करना है आज की कार्तिकेय जी, सर समय एकदम समाप्त हो रहा है। आइडिया उसमें सर आइडिया भी है और आइडिया का फॉर्मुलेशन भी है। कास्ट सेंसस का आइडिया वर्कबल है कि नहीं है, मैं वहां ले जाना चाहता हूं। ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है सर, फर्क पड़ता है। देखिए नीरज जी एक सेकंड, आप ऑप्टिक्स की, अगर हम परसेप्शन या ऑप्टिक्स की बात करें, अगर आप उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि वो रिलेटेबल बन जाए, जो नीरज सज्जन भाई ने कहा ह्यूमिलिएशन नहीं, कास्ट प्राइड की बात है, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना। नहीं सर, देखिए सर, कन्विक्शंस इज द थीम। आपने भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो जाते समय उन्होंने घर में चाय पी, वो उज्ज्वला का लाभार्थी भी था, उन्होंने एक लाइन में बहुत कही। उन्होंने उस समय जो बात कही थी वो बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि नारायण की सेवा से पहले दरिद्र नारायण की सेवा हुई है। अगर ये दो शब्द समझ लें तो आप पूरी थीम समझ गए। यही तो मैं कह रहा हूं कि वर्कबल आइडिया होना चाहिए। उन्होंने पहले 10 करोड़ घर बनाए हैं, उसके बाद राम मंदिर पे उन्होंने फोकस किया है। लेकिन लोग क्या कह रहे थे कि अब देखिए क्या कर रहे हैं। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि काम कांग्रेस ने भी कम नहीं किया है देश में, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो उसको मार्केट करना भूल गई है। नहीं सर, देखिए नहीं बत्रा जी, मैंने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है, और न यहाँ पैनल में कोई कह रहा है। आपने जो काम किया है और जो सामने वाला आदमी काम कर रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। आप बहुत डेटा एनालाइज करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स वर्सेस लास्ट 60 ईयर्स, आप एनालाइज करिए, फर्क साफ आपको दिखेगा। इसलिए वो अपने नैरेटिव को चला पाते हैं, बार बार चलाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो गया है। बत्रा जी बहुत माफी चाहूंगा, समय एकदम खत्म हो रहा, हम लोगों की चर्चा है, चलते रहे, किसी और दिन करेंगे। अब तो ये यहाँ से लेकर अप्रैल तक चलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सब मेहमानों का।